सो हेलो बच्चों, आइए हम लोग सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। तो राउल्ट्स लॉ का जो न्यूमेरिकल है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन देखे थे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसका इस्तेमाल होता है। अभी हमें क्या देखना है, राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल देखने। क्या देखने बेटा? राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल देखने, है ना। तो यहाँ पर देखो, राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल में जो पहला न्यूमेरिकल है, ये बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना, एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, है ना, एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg। ठीक है ना। क्या किया गया यहाँ पास, ये देखो, पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि ये देखो, वेपर प्रेशर डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है अलग से, और किसका दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर अलग से ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पास अब देखो, जब जाहिर सी बात है कि इस तरह से ये देखो, एक आपका ये रहा कंटेनर और दूसरा कंटेनर ये रहा, ठीक है। एक में हमने क्या भर दिया, एक में हमने क्लोरोफॉर्म भर दिया, दैट इज CHCl3, और एक में हमने क्या भर दिया, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, है ना। यहाँ पास हमने एक में क्लोरोफॉर्म भर दिया और दूसरे में डाइक्लोरोमीथेन। अब देखो, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना बेटा, 200 mmHg। कितना? इसका वेपर प्रेशर दिया है 200 mmHg। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ, प्योर फॉर्म में दिया हुआ वेपर प्रेशर, और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो होता है उसको हम लोग P1 नॉट बोलेंगे, P नॉट बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पास ये रहा P1 नॉट, और यहाँ पास इसका वेपर प्रेशर कितना दिया, 415 mmHg, 415 mmHg। ये क्या है बेटा, ये आपका P2 नॉट हो गया। इन दोनों को मिक्स किया जाता है और मिक्स करके आपका क्या बनाया जाता है, एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। यानी ये रहा, यहाँ पास ये रहा आपके डाइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, और ये रहा आपका डाइक्लोरोमीथेन सर्कल एंड डॉट, है ना। तो यहाँ पास जब हम लोग मिक्स करेंगे तो ये सर्कल और डॉट क्या हो गया, मिक्स हो गया, यानी क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो प्योर फॉर्म में इनका वेपर प्रेशर दिया हुआ था, तो प्योर फॉर्म में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, P1 नॉट और P2 नॉट, ठीक है। फिर बोला है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालना, हमने सॉल्यूशन जो बनाया है उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3। ये कितना ऐड किया जा रहा है बेटा, 25.5 ग्राम आपका CHCl3 ऐड किया जा रहा है, और 40 ग्राम क्या ऐड किया जा रहा है, 40 ग्राम आपका ऐड किया जा रहा है आपका CH2Cl2। तो यहाँ पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका है क्लोरोफॉर्म, और सॉल्वेंट क्या है आपका डाइक्लोरोमीथेन। सही है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या करना है, हमें वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर दोनों का अलग अलग निकाल कर हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लें। सही है ना। तो यानी आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पास इसका लेटर सपोज इसका प्रेशर हम लोग P1 मान लें, इसका प्रेशर यहाँ पास, एक मिनट, प्योर फॉर्म मिक्सिंग जब हम लोग मिक्स करते हैं तो यहाँ पास इसका प्रेशर हमारा P1 होगा, और यहाँ पास आपका P2 होगा। सही है ना। तो अगर हमें टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए P टोटल इक्वल्स टू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस P2 करना पड़ेगा। तो हमें P1 और P2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ पास हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P1 इक्वल्स टू क्या होता है, P1 नॉट x1, एंड अगर P2 निकालना है तो दिस इज व्हाट, P2 नॉट x2। सही है ना। अब देखो यहाँ पास P1 नॉट P2 नॉट की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है, हमें x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पास ये देखो, x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पास x1 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। सही है ना। तो आइए मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास किसी एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है, डिपेंड करता है। तो यानी यहाँ x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2। सही है ना। तो यानी जाहिर सी बात है, n1 और n2 की वैल्यू निकाल लो, तो n1 इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पास n1 कितना है, 25.5, और इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास अगर हम लोग मोलर मास अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो एक कार्बन है
हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन 12 और ये 1 और ये हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 119.5 आएगा। हम लोगों ने इसके पहले हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, मुझे याद है 119.5 होता है। कितना होता है 119.5। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो यानी यहाँ पास ये कितना आ जाएगा, हाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर N1 की वैल्यू निकालोगे तो 25, गिवन मास कितना है 25.5 और मोलर मास तुमने कितना कैलकुलेट किया है 119.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 0.213 मोल। कितना आएगा बेटा 0.213, ठीक है। ये तुमने क्या निकाल लिया N1 की वैल्यू निकाल लिया। अब तुम्हें क्या जरूरत है N2 की वैल्यू की जरूरत है N2। अब नंबर ऑफ मोल्स किसका सॉल्वेंट का निकालोगे, तो अगर हम लोग सॉल्वेंट का निकालेंगे तो यहाँ पर भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो आओ इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन 2 इंटू Cl। कार्बन कितना 12, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 35.5 है ना। मोलर मास ऐसे ही तो निकालते हैं। अब यहाँ पास मोलर मास को हम लोग जब सम करेंगे तो सम करने पर आपका यहाँ पास मोलर मास आएगा 85 ग्राम। कितना आएगा बेटा 85 ग्राम आएगा, 85 ग्राम आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा देंगे, ये रहा आपका 85, ठीक है। और हम लोग यहाँ पास गिवन मास अपॉन मोलर मास लगाएंगे तो गिवन मास कितना है इसका 40 और मोलर मास कितना है आपका 85, ठीक है ना। यानी 40 अपॉन 85, 40 अपॉन 85 जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा आएगा आपका, ये आएगा आपका 0.47 मोल। कितना आएगा बेटा 0.47 मोल। तो इस तरह से हमने N1 और N2 की वैल्यू निकाल ली। N1 और N2 की वैल्यू किस लिए निकाली, इसलिए ताकि हमें X1 और X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। N1 की वैल्यू यहाँ पास रख दो, X1 निकालना है तो N1 की वैल्यू कितनी है आपका 0.213 और यहाँ पास कितना है 0.213 प्लस N2 कितना है 0.47, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.312। कितना आएगा 0.312। ये आ गया क्या चीज आपका सॉल्व करने पर X1 की वैल्यू। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें X2 भी चाहिए। तो X2 बराबर कितना होगा, X2 बराबर आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2, सही है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स N2 कितना है यहाँ पास 0. रख दो वैल्यू, यहाँ पास कितना है 0.47 और ये कितना है बेटा 0.47, 0.213 प्लस 0.47, सही है ना। तो इन दोनों को भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, दिख रहा है ना, ठीक है। तो यानी हम लोग यहाँ पास भी इसको भी, ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि ये 35.5 दिया था, तो यानी ये कितना आ गया 0.47, ठीक है ना। जब यहाँ पर x2 की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो इसको सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.688। कितना मिलेगा बेटा 0.688। तो इस तरह से हमने क्या पता कर लिया, हमने x1 और x2 की वैल्यू पता कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज रख दें। ये देखो, यानी यहाँ पास ये देखो P टोटल बराबर P टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 की जगह क्या रख दें P1 नॉट x1 और P2 की जगह क्या रख दें P2 नॉट x2। तो यानी P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट की वैल्यू है आपका कितना दिया हुआ था, हाँ P1 नॉट की वैल्यू दिया हुआ है प्योर फॉर्म में, हाँ 200 mmHg थी 200, और x1 की वैल्यू जो तुमने निकाली है वो निकाली है 0.312 प्लस P2 नॉट की वैल्यू कितनी है, P2 नॉट की वैल्यू है आपका 415 और x2 की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने, x2 की वैल्यू निकाली है हाँ x2 बराबर 0.688, ठीक है ना। इसको आप क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 347.9। कितना आएगा बेटा 347.9। आ रही बात समझ में, ये आ गया क्या चीज आपका P टोटल की वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आया समझ में, ठीक है ना। वेपर प्रेशर निकालना था, हम लोगों ने इंडिविजुअल प्रेशर को क्या कर दिया, सम कर दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना था, है ना। अब देखो
नेक्स्ट जो पार्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है, वेपर फेज में याद है हमने कहा था ये क्या होता है, y1 होता है और y2 होता है। तो आज इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो पी टोटल की वैल्यू तुमने निकाल ली, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि हमें क्या निकालनी है, पी टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा पी टोटल जब हमें कैलकुलेट करना है तो पी टोटल के लिए आप क्या करो, ओ सॉरी, वेपर प्रेशर हमें निकालना है। पी टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया, तुमसे पूछा है क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। और वेपर फेज में हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है, याद हो उसको हम लोग y1 और y2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, y1 और y2। तो यानी यहाँ पास ये देखो, ठीक है। तो वेपर फेज में अगर हम लोग इसके सॉल्यूट की बात करें तो इसको हम लोग y1 मान लें, और सॉल्वेंट की बात करें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, तो ये हो गया क्या चीज, y2। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का इसी में क्या चीज आपका वेपर फेज में y1 की वैल्यू निकालनी है। दिस इज व्हाट P1 अपॉन P टोटल। P1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया था, ठीक है। देखो अभी कैलकुलेट किया है P1, ठीक है। P1 की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है वो कितना कैलकुलेट किया है आपका, P1 नॉट इंटू x1 था, है ना भाई, यही तो था P1 की जगह। इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, P1 नॉट इंटू x1, और यहाँ पास ये क्या चीज P टोटल, है ना। P1 नॉट की वैल्यू कितना दिया था, 200 mmHg, ठीक है। और x1 की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की थी, और x1 की वैल्यू था आपका 0.312, कितना था 0.312 अपॉन P टोटल तुमने कैलकुलेट किया था। और P टोटल जो आपका कैलकुलेट किया था वो कितना किया था, अभी 0.3 समथिंग किया था, है ना। तो P टोटल कितना, ओ सॉरी 347.9, कितना 347.9। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पास आपकी जो y1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18। कितना आएगा बेटा, 0.18। ये हो गया क्या चीज, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पास y2, मोल फ्रैक्शन दोनों का तो निकालना था। अच्छा एक काम कर सकते हो, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो 1 के बराबर होता है, पता है ना। तो अगर टोटल मोल फ्रैक्शन का 1 के बराबर होता है तो यहाँ पास तुम्हें जो ये फॉर्मूला था y2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P टोटल, इसको नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पास। सिंस आप ऐसे लिखो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1, और तुम्हें अब की बार y2 निकालना है तो y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस y1। तो 1 माइनस y1 कितना है बेटा, y1 है 0.18। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 18 माइनस करोगे कितना आएगा, बोलो 18 माइनस करोगे तो आपका 82 आएगा, सही है ना। यानी 0.82, कितना 0.82, ये आ गया क्या चीज आपका y2 की वैल्यू। तो ये हमने सॉल्व किया क्या चीज, न्यूमेरिकल, ठीक है। किसका, आपका राउल्स लॉ का, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या क्या पढ़ना है बेटा, ठीक है। राउल्स लॉ मिटा देते हैं इसको, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक मिनट, ये देखो टॉपिक क्या है, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। क्या चीज, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस, एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना। चलो तो देखो हम लोगों ने दो लॉ पढ़े, है ना। एक पढ़ा हम लोगों ने राउल्स लॉ और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, हेनरी लॉ, ठीक है। तो अगर हम लोग राउल्स लॉ की बात करेंगे तो राउल्स लॉ क्या, पहले हाँ राउल्स लॉ लिख लेते हैं, राउल्स लॉ, ठीक है। और दूसरा क्या चीज, हेनरी लॉ। राउल्स लॉ कहता है प्रेशर ऑफ क्या चीज, P इक्वल्स टू क्या चीज बेटा, P1 नॉट इनटू x1, यही तो था, सही है। और हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है आपका, तो अगर हम लोग प्रेशर निकालना है यहाँ पास तो प्रेशर हम लोग यहाँ पास सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और
सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं ना। तो यानी यहाँ पास ये क्या, अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर निकालना था P ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ सॉल्यूट प्लस X ऑफ किसका, सॉल्यूट। ठीक है, अगर यही प्रेशर हमें सॉल्वेंट का निकालना होता तो हमारा ये क्या हो जाता, P नॉट सॉल्वेंट प्लस क्या चीज, X सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरह से हम लोगों ने प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ऐसा ही तो। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, बाद में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के टर्म में इसको चेंज कर लिया था। सही है ना। तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ, हेनरी लॉ लिख लेते हैं। हेनरी लॉ किसके लिए था, हेनरी लॉ आपका, ठीक है ना, गैस का डिसोल्यूशन किसमें था, लिक्विड में। इसके बेसिस पर हम लोगों ने देखा था प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी यहाँ पास अगर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है ना, तो ये आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पास ये किसकी बात करता है, सॉल्यूट का, जो कि आपका क्या था, प्रेशर ऑफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस व्हाट, KH। यही तो हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि कैसे आपका राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस बन जाता है हेनरी लॉ के लिए। ठीक है ना, तो आओ इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पास हम लोग देखते हैं कैसे स्पेशल केस बन रहा है। पहली बात तो राउल्ट्स लॉ जो है ये आपका ब्रॉड रेंज का लॉ है। ठीक है ना, बहुत जगह ये अप्लाई होता है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ आपका गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और आपका लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, यूज होता है। जबकि हेनरी लॉ की बात करेंगे तो ये केवल किस पर, गैस लिक्विड केस पर इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से आपका जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या है, ब्रॉड रेंज का आपका लॉ है, और हेनरी लॉ आपका ब्रॉड रेंज का लॉ नहीं है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये गैस लिक्विड दोनों पर अप्लाई होता है, और ये केवल किस पर अप्लाई होता है, आपका गैस लिक्विड पर अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ आपका ब्रॉड रेंज का लॉ है, और आपका हेनरी लॉ आपका क्या है, आपका स्मॉल लॉ है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यानी यहाँ पास ये क्या चीज, इसको हम लोग एक को फर्स्ट मान ले, दूसरे को सेकंड मान ले, और तीसरे को थर्ड मान ले। लेट अस सपोज यहाँ पास इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया, इसको हम लोगों ने सेकंड मान लिया, और ये जो था ये हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, हम लोगों ने थर्ड मान लिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पास हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल की, लेट अस सपोज CO2 डिसॉल्व इन द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सोडा वाटर बॉटल में डिसॉल्व करते हैं ना। ठीक है बेटा, तो सोडा वाटर बॉटल में आइए। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पास ये क्या है, आपका ये सोडा वाटर बॉटल है, और सोडा वाटर बॉटल में हम लोगों ने क्या किया, CO2 डिसॉल्व किया। ठीक है ना, और यहाँ पास ये रहा आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, और ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है आपका नॉन वोलेटाइल, क्या है, नॉन वोलेटाइल। जबकि ये जो गैस है ये क्या होती है, ये वोलेटाइल होती है। सही है ना, तो यानी CO2 इज व्हाट, CO2 इज वोलेटाइल व्हाइल H2O इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल। तो लिख लेते हैं इसको, क्या चीज, CO2 इज volatile and H2O is what, H2O is non volatile। ठीक है, तो अब देखो जाहिर सी बात है यहाँ पास अगर CO2 volatile है तो जाहिर सी बात है यह आपका गैस कंटेनर में ये जाएगा और वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल्स ऑफ कंटेनर पर। जबकि H2O यहाँ पास क्या है, नॉन वोलेटाइल, और H2O नॉन वोलेटाइल होने की वजह से, H2O नॉन वोलेटाइल होने की वजह से इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो यानी ये देखो यहाँ पास सॉल्वेंट का प्रेशर की क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यानी ये पूरा का पूरा ये जो है ये आपका सॉल्वेंट ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, केवल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पास ये क्या है, हम लोगों ने सॉल्यूट की जगह क्या लिया है, CO2 लिया है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या लिया है, आपका CO2 लिया है ना। तो यानी ये देखो यहाँ पास भी ये क्या है आपका, ये आपका CO2 है, यहाँ पास भी क्या है आपका CO2 है। सही है ना, कोई दिक्कत। तो यानी यहाँ पास सॉल्यूट की जगह क्या है, यहाँ पास CO2 है।
अरे बस आओ अब दोनों को कंपेयर कर लो। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि राउल्स लॉ कैसे आपका स्पेशल केस है। ठीक है, तो यानी सॉल्यूट को क्या होना चाहिए, सॉल्यूट का यहाँ पास बहुत ज्यादा वोलेटाइल होना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूट को यहाँ पास बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा, वोलेटाइल होना पड़ेगा, और सॉल्वेंट को क्या होना पड़ेगा, नॉन वोलेटाइल होना पड़ेगा। तभी हम राउल्स लॉ और हेनरी लॉ को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल हो गया तो हम लोग पहली बात तो हेनरी लॉ को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब सॉल्वेंट हम लोग, हमारा क्या है, हमारा गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पास ये देखो, अब यहाँ पास आपका ये देखो, यहाँ पास प्रेशर क्या है, यहाँ पास राउल्स लॉ में ये देखो प्रेशर ऑफ CO2, यहाँ पास भी क्या है आपका प्रेशर ऑफ CO2। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड में ये देखो P नॉट ऑफ CO2, और P नॉट ऑफ CO2 ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्योर फेज में होता है। यहाँ पास ये देखो ये क्या है आपका कांस्टेंट है, सही है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास ये देखो ये मोल फ्रैक्शन है, किसका है ये भी बेटा किसका है, CO2 का, ये भी क्या है मोल फ्रैक्शन CO2 का। तो यानी देखो अगर दोनों को कंपेयर कर लिया जाए तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें यही मिला कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या चीज, क्या चीज, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है किसका, मोल फ्रैक्शन का, किसका बेटा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है मोल फ्रैक्शन का। आ रही बात समझ में। तो ऐसे केस में जब आपका सॉल्यूट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और सॉल्वेंट आपका नॉन वोलेटाइल होता है तो आपका हेनरी लॉ, आपका राउल्स लॉ एकदम क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इस केस में हम लोग हेनरी लॉ की जगह हम लोग राउल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज द राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो यानी यहाँ पास कॉन्सेप्ट क्या है, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ का, कि सॉल्यूट इज वेरी वोलेटाइल व्हाइल सॉल्वेंट इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या कर लेना है, हमें लिख लेना है, क्या चीज, व्हेन सॉल्यूट इज, ठीक है ना, इट अप्लाइज ओनली व्हेन सॉल्यूट इज वेरी volatile and solvent is what, non volatile, and this is the special case of Raoult's law as a special case of Henry law। तो तुमसे कोई पूछेगा कि what is the concept behind Raoult's law as a special case of Henry law, then you have to told that what it applies only when solute is very volatile एंड सॉल्वेंट इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या था, वोलेटाइल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था बेटा आपका, वोलेटाइल था, और यहाँ पास सॉल्यूट यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका वोलेटाइल था बहुत ज्यादा, और यहाँ पास सॉल्वेंट यानी H2O क्या था आपका, नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं हम लोग हिंदी वो एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या चीज, एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, राउल्ट्स लॉ। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे तो इसका एक ही एप्लीकेशन है, कई सारे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट में केवल किसके बारे में पढ़ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या चीज, राउल्ट्स लॉ का। जहाँ पास लेट सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज भर दी जाए, क्या भर दी जाए, इम्प्योरिटीज भर दी जाए, और इस इम्प्योरिटीज में आपका क्या इम्प्योरिटीज है, लिक्विड सॉल्यूशन है, और जाहिर सी बात है एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पास इस वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग अलग कर देंगे, इम्प्योरिटीज जो नॉन वोलेटाइल है वो यहीं पास रखे रह जाएगी। तो यानी एप्लीकेशन राउल्ट्स लॉ का कहाँ पास होता है आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। किसमें बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हेनरी लॉ के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा राउल्ट्स लॉ के बारे में, दोनों के एप्लीकेशन देखे, दोनों के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ से जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसा कि आपने अभी किया एनसीईआरटी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को जेई और नीट के एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है बेटा। तो एनसीईआरटी, जेई और नीट की तैयारी करनी है तो हमें एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन मस्ट लगाना ही लगाना है। ठीक है ना। फिर फर्दर हमें दूसरी बुक की तरफ बढ़ना है। ठीक है। तो
तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देंगे, जिसके कारण से आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकोगे, अटेम्प्ट कर सकोगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने गैस लिक्विड पढ़ा, है ना, हम लोगों ने लिक्विड पढ़ा। अब हम लोग किस में पढ़ने जा रहे हैं, आपका सॉलिड इन लिक्विड में। किसमें बेटा, सॉलिड इन लिक्विड में। तो आइए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड के कॉन्सेप्ट पर। तो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या थी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या चीज, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। चलो, तो यानी पहली बार सॉलिड लिक्विड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे तो NaCl, शुगर, ये सब किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, H2O में, सही है ना। अब सॉलिड लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, सॉलिड क्या सॉल्यूट है, आयोडीन है, आयोडीन को डिसॉल्व करेंगे हम लोग किसमें, आपका कार्बन डाइसल्फाइड में। किसमें बेटा, कार्बन आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना। इसको किसमें डिसॉल्व करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये है आपके सॉलिड लिक्विड के क्या चीज एग्जांपल। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आइए थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज आपका प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, एक तरफ हमारे पास क्या है, ये रहा प्योर सॉल्वेंट, एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया, यहाँ पास ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट है, क्या है बेटा, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। फिर हमारे पास सॉल्यूट दो टाइप के हैं, सॉल्यूट क्या है, दो टाइप के हमारे पास सॉल्यूट दो टाइप के, एक है आपका वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक है आपका वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा है आपका क्या चीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर वोलेटाइल सॉल्यूट में ये देखो, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, इसको मैंने इस सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये, ठीक है ना। यहाँ पास इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पास हमने इसको क्या चाहिए, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पास जब हम लोग इन आपका सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाना शुरू करेंगे, एक बार हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, दूसरी बार क्या मिलाएंगे, हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। एक बार हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, दूसरी बार क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। तो जब प्योर सॉल्वेंट आपका प्योर स्टेट में है ना, प्योर स्टेट में, तो जाहिर सी बात है हर एक पोजीशन पर यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास किसका, ये आपके सॉल्वेंट के ही पार्टिकल हैं। तो जाहिर सी बात है हर पोजीशन से आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके क्या होंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर को टकराएंगे और इस तरह से इसका वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसमें मिलाया, इसमें, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट के भी पार्टिकल सरफेस पर होंगे और आपके सॉल्यूट के भी पार्टिकल सरफेस पर होंगे, जिसके कारण से यहाँ पास पूरी तरह सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल ना होने के कारण यहाँ पास आपका क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल जो वेपर प्रेशर में जाएंगे, इसके कंपेयर में वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पास डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पास वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और साथ में इसी तरह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी हम लोग अगर सॉल्वेंट हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पास ये क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एडेड, है ना। जितनी अधिक क्वांटिटी सॉल्यूट का तुम ऐड कर दोगे उतना अधिक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितना क्वांटिटी, नॉट ऑन द नेचर पर नहीं बेटा, क्या चीज, क्वांटिटी ऑफ, क्या चीज, हाँ, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन क्या चीज, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिटी जितनी अधिक होगी सॉल्यूट की उतना अधिक सरफेस पर आएगा, सॉल्वेंट को इवेपोरेट नहीं होने देगा, जिसके कारण से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वेपर प्रेशर हमारा घट जाता है जब हम लोग इसमें
वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट को और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जहां भी डाउट होता है आप उसको क्वेश्चन पूछिए। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए अगर कोई भी डाउट होता है, वीडियो कॉल से और चाहे रिटन एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।